अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू टेक द हिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि पेशेंट से हिस्ट्री कैसे लेते हैं। ये भी हिस्ट्री टेकिंग भी एक आर्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेड साइड से हम रीड करेंगे। और बेड साइड बहुत इंपॉर्टेंट है बुक। अगर आप क्लिनिकल वार्ड में जाते हैं तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ओएसपी के अंदर इससे बहुत ज़्यादा शॉर्ट केसेस तो ऑलमोस्ट बनते ही इधर से हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं उन्होंने पहले क्या पॉइंट लिखा हुआ है, आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। ठीक है, जब तक हम करते नहीं हैं तो हमें समझ नहीं आती। ठीक है, कुछ भी प्रैक्टिस से आता है हम लोगों को सब कुछ। ठीक है, अब हम देखते हैं द आर्ट ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन सेपरेट द गुड फ्रॉम द मीडियोकर फिजिशियन। ठीक है, एक तो हिस्ट्री टेकिंग भी हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और उसके बाद उसको एग्जामिन कैसे करना है पेशेंट को, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑन विच होल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिकल डायग्नोस एंड द मैनेजमेंट रेस्ट। ठीक है, विद अ प्रॉपर हिस्ट्री एंड द क्लिनिकल एग्जामिनेशन यू आर ऑलमोस्ट विद रीच द करेक्ट डायग्नोस। ठीक है, ये जो मैंने जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ज़्यादातर आपने इन लाइन्स पे फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग होती क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट को लिसन करना होता है, फिर उसे एग्जामिन करना होता है। ये तो एग्जामिनेशन में आ जाता है, लेकिन जो पेशेंट अपने सिम्टम्स जो बता रहा है कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे हमने लिसन करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम उन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो भी कोई डिजीज़ है हमने उसे कैसे डायग्नोस करना है। सबसे पहले तो हमने हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री टेकिंग में हमने लिसन करना है पेशेंट को, फिजिकल एग्जामिनेशन में एग्जामिन करना, और इन्वेस्टिगेशन में कोई भी जो लैब टेस्ट करवाते हैं वो। ठीक है, अब उन्होंने कहा जो न्यू मेडिकल स्टूडेंट होता है ना उसके लिए तो हिस्ट्री टेकिंग बिल्कुल उसे सिंपल लगती है, लेकिन फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसे डिफिकल्ट लगता है कि हमारी बात हो रही है ऑलमोस्ट, कि हम अभी न्यू मेडिकल स्टूडेंट है, हमें हिस्ट्री लेना मुश्किल सिंपल लगता है और एग्जामिन करना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन जो क्योंकि फिजिकल साइन जो होते हैं वो पिकिंग अप करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है ना वो उसे क्या उसे यही हिस्ट्री टेकिंग ही उसके लिए ज़्यादा स्किल, क्योंकि जब उसे पता होता है कि कौन सी डिजीज़ में क्या क्वेश्चन पूछना है, और हिस्ट्री से उसको उसके लिए ज़्यादा हिस्ट्री टेकिंग उसको बेटर लगती है, और उसे डायग्नोज भी कर लेता है वो। हिस्ट्री इंप्रूव्स मोर देन स्किल ऑफ द एग्जामिनेशन। पेशेंट इज मोर वरीड अबाउट हिज सिम्टम एंड वांट्स रैपिड रिलीफ, व्हाइल डॉक्टर इज मोर कंसर्न अबाउट द अंडरलाइंग डायग्नोस। डॉक्टर ये चाहते हैं कि वो डायग्नोस करे डिजीज को, लेकिन पेशेंट जिसको तो पेन हो रही है, जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उससे रिलीफ चाह रहा है कि कुछ भी हो बस रिलीफ हो। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग इज एन हिस्ट्री टेकिंग होता क्या, ये एक इंटरव्यू है विद द पेशेंट से। ठीक है, इट इज कैन बी डिफाइंड एज टू नो अबाउट द पेशेंट इलनेस एज ही नोज। हमने पेशेंट से उसकी बीमारी के बारे में जानना है कि जो उसको पता है, जो उसको मसले होते हैं। ठीक है, गाइडलाइन फॉर द हिस्ट्री टेकिंग, हमने हिस्ट्री टेकिंग के लिए क्या होना चाहिए, हमें योर अप्रोच टू द पेशेंट शुड बी सिंपैथेटिक, जेंटल, फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट। ठीक है, हमें पेशेंट के साथ सिंपैथेटिक और फ्रेंडली टॉक करनी होती है। ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट फर्स्ट। सबसे पहले आप पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ट्राई टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज। हमने पेशेंट के जो पेशेंट जो है जिस लैंग्वेज में बात करें हमने बिल्कुल उसी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बी कॉर्टियस इन द हॉस्पिटल, डू नॉट इंटरप्ट पेशेंट पर्सनल एक्टिविटी। अगर वो पेशेंट कोई भी आईसीयू या इमरजेंसी आईसीयू में है और वो कुछ खा रहा है तो हमने उसकी जो पर्सनल एक्टिविटीज है उसको इंटरप्ट नहीं करना, हमने वेट करना है कि पेशेंट अपना काम खत्म कर ले, उसके बाद हम उससे हिस्ट्री लें। ठीक है, अलाउ द पेशेंट टू गिव हिज ऑन अकाउंट ऑफ द करंट इलनेस। उसके बाद हमने क्या करना है कि पेशेंट को अलाउ कर देना है कि वो हमें अपनी इलनेस के बारे में बताए। सबसे पहले वो उससे पूछना, आपने पहले वो बताएगा आपको सारी अपनी बीमारी के बारे में, फिर आपने उससे क्वेश्चन पूछने हैं जो आपको लग रहा है कि अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लिसन टू द पेशेंट, देन आस्क नेसेसरी क्वेश्चन टू कंप्लीट द हिस्ट्री एंड देन द राइट। ठीक है, उसके बाद इफ़ द इंटरप्शन इज नेसेसरी इट शुड बी टाइम एंड। अगर तो आपने कुछ ज़्यादा ही मतलब इंटरप्शन नेसेसरी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं उसकी डिजीज़ के बारे में, तो ये भी टाइम और प्लान होने चाहिए, डिपेंड अपॉन द पेशेंट पर्सनैलिटी। ट्राई टू अवॉइड आस्किंग, हमें पेशेंट से लीडिंग और क्लोज क्वेश्चन से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमें उसे ओपन ये नहीं कहना कि तुम्हें यहाँ चेस्ट में पेन है या डायरिया है, येस और नो, ये क्वेश्चन नहीं पूछने, बल्कि हमने उसे पूछना है कि आपको किस जगह पे पेन है। ठीक है, ओपन क्वेश्चन करनी है, क्लोज और लीडिंग क्वेश्चन नहीं करनी। ठीक है, इंकरेज द पेशेंट टू गिव द डिटेल ऑफ द सिम्टम। हमने पेशेंट को इंकरेज करना है कि वो हमें अपनी सिम्टम्स के बारे में डिटेल में बताए। ठीक है, हमने कोई मेडिकल टर्म उसके सामने यूज़ नहीं करनी। और अगर तो वो कह रहा है कि मुझे स्टमक के अंदर पेन है तो उससे पूछ, और कह रहा है कि मुझे मैदे का अल्सर है तो उससे पूछना है कि तुमने क्या कोई ऐसा टेस्ट करवाया है जिससे पता चला हो कि पेप्टिक अल्सर है, पहले उसने किसी डॉक्टर को चेक करवाया। तो जब तक कि हमें उस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिलेगी, एक्सरे, गैस्ट्रोस्कोपी या फिर उसने बेगम वालों के उसका टेस्ट नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उससे मैदे का अल्सर है। ठीक है, अब हमने अवॉइड राइटिंग व्हेन द पेशेंट इज टॉकिंग। पहले जब भी आप पेशेंट से हिस्ट्री लें तो आपने उस टाइम तक कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप कुछ लिखने लग जाते हैं तो पेशेंट को लगता है कि उसकी बात पे फोकस नहीं किया जा रहा और डॉक्टर वैसे ही लिखता जा रहा है। तो आपने जब पेशेंट आपको कोई भी बात बता रहा हो तो आपने राइटिंग से अवॉइड करना है। ठीक है, जब आप पेशेंट से कंप्लीट उसकी हिस्ट्री सुन लें, फिर आप उस और इंटरव्यू लेने के बाद फिर आप उसकी हिस्ट्री को डिटेल में लिखें और फिजिकल एग्जामिनेशन बाद में करें, क्योंकि ये ना कि आप उससे हिस्ट्री ले रहे हो, एग्जामिनेशन शुरू करते तो आप एग्जामिनेशन लेते हुए फिर हिस्ट्री भूल जाएं। एग्जामिनेशन लेने से पहले आपने हिस्ट्री लिख लेनी है। ठीक है, रिकॉर्ड द हिस्ट्री इन द पैटर्न डिस्क्राइब। अब आपने हिस्ट्री को एक पैटर्न वाइज रिकॉर्ड करना होता है, राइट करना होता है। ठीक है, हिस्ट्री रिकॉर्ड में क्या आता है, सम एक्सपर्ट एडवोकेट टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग पास्ट। कुछ लोग पास्ट हिस्ट्री और जो अब वो प्रेजेंट इलनेस है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग इलनेस, सिस्टमिक इंक्वायरी और पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ट्रीटमेंट, फैमिली, पर्सनल एंड सोशल, ऑक्यूपेशन। नेम के अंदर हमें क्या नेम किसकी जरूरी होता है, नेम आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट के लिए। अगर तो कोई पेशेंट आपके पास आया आपने उसका फुल नेम लिखना है, फादर नेम है, ये कोई फीमेल आई है, मैरिड है वो, तो हमें उसका हस्बैंड का नाम भी साथ जरूर लिखना है, क्योंकि कुछ दो पेशेंट के नाम सेम भी हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। एज क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने देखा है कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो एज के लिए स्पेसिफाई होती हैं। ठीक है, कुछ मैरिज के टाइम पे कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं तब होती हैं, कुछ एल्डर चिल्ड्रन में एज के, अब जैसे कि चिकन पॉक्स है वो ज़्यादातर बच्चों में होता है, लेकिन इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक वगैरह क्या होते हैं कि बूढ़े ओल्ड एज ग्रुप में होते हैं। अब सेक्स, अपार्ट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन वैल्यू, अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो मेल्स में ज़्यादा होती हैं और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि फीमेल में ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए अब मेल और फीमेल में इनको डायग्नोस करना इसलिए हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हमें पता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, और फिर हमें पता होगा मेल के अंदर ज़्यादा डिजीज़ ये कॉमन होती है और फीमेल में ये। अब ऑक्यूपेशन क्यों जरूरी है, ऑक्यूपेशन में को बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि ऑक्यूपेशन से रिलेट करती हैं, जैसे कोई भी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, अगर जहाँ पर ये टोबाको वगैरह बनता है तो अगर वहाँ पे काम करें तो वो इनहेल तो कर रहे होते हैं ना। अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन अगर ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इससे तो इनहेल कर रहा है ना। इसलिए पेशेंट का सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशन स्टेटस बहुत जरूरी होता है जानना। बट आल्सो टेल द
पॉसिबल रिस्क टू हिज हेल्थ, और उसे बताना है कि आपके ऑक्यूपेशन की वजह से आपको ये रिस्क है, आप मास्क वगैरह पहने और अवॉइड करें इनहेल करने से, ठीक है। एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस इज वाइटल फॉर द फ्यूचर कम्युनिकेशन, ठीक है। एक तो फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल एड्रेस जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट जो होते हैं वो जो जैसे कि हिली एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ पे जब हम ऊपर हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। पैरासिटिक इन्वेस्टिगेशन और आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नॉलेज ऑफ द पेशेंट डजंट हेल्प इन द डायग्नोस, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। जब भी हम पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स देखते हैं तो हमने उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। इसका मतलब ये है कि जो, अब आप इसे ऐसे याद रखें, पहले आया पहले पाए, मतलब जो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है उसको हमने सबसे पहले लिखना है। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आया, अब उसे फीवर है, उसे पहले वॉमिटिंग हो रही थी, ठीक है, हमने जो उसको पुरानी यानी कि जो पहले वॉमिटिंग हो रही थी उसके बाद उसे फीवर हुआ, तो हमने वॉमिटिंग को पहले लिखना है और फीवर को बाद में लिखना है। अब जैसे एक पेशेंट आपके पास आया, वो कह रहा है कि मुझे यहाँ मैदे में दर्द है और साथ वॉमिटिंग भी, मैदे में दर्द मुझे 12 दिनों से और वॉमिटिंग मुझे 10 दिन से और लूज मोशन 7 दिन से, तो हम सबसे पुरानी, सबसे पहले उसे क्या दर्द हुई थी कि मैदे में दर्द थी 12 दिन से, तो हम उसे सबसे पहले लिखेंगे। 10 दिन बाद क्या हुआ तो उसे वॉमिटिंग बोल लिखेंगे। उसके अब जो 7 दिन पहले वो कह रहा है लूज मोशन, तो हमने ये इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इसे लिखना होता है, ठीक है। रिकरेंट पेन और लेफ्ट, अब जैसे देखते हैं रिकरेंट पेन लेफ्ट लंबर रीजन में 6 मंथ से और रिकरेंट बाउंस ऑफ द कफ 2 ईयर्स से, ठीक है। उसके बाद अवॉइड राइटिंग द मिनी हिस्ट्री, एक बहुत छोटी सी हिस्ट्री लिखने से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिम्पटम अंडर दिस हेडिंग, अगर कोई भी पेशेंट को कोई भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है और उससे पहले जो सिम्पटम शो हो रहे हैं वो आपने सब लिखने होते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या पूछा, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन और एड्रेस, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिख ली। अब हमने हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, अब पेशेंट अब हमने पूछना कि पेशेंट हॉस्पिटल में ऐसे क्या हुआ है कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा है, ठीक है। अब हमने देखना है कि उसको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में कोई भी अगर जैसे कि उसे फीवर ही है तो आपने उसके ऊपर डोप्सा, ये निमोनिक याद रखते हैं कि आपने उसके ऊपर डोप्सा अप्लाई करना है। अगर वॉमिटिंग है उसके ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर डोप्सा का क्या मतलब है, डी से ड्यूरेशन, ओ से ऑनसेट, टी से प्रोग्रेशन, एस से सिवियरिटी और ए से एग्रीवेटिंग फैक्टर, ठीक है, और आर से रीलिंग फैक्टर भी हम कहते हैं, इसी के अंदर आ जाते हैं ये, ठीक है। कोई भी एक भी आपने जो भी उसने कहा है कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, आपने उसके ऊपर डोप्सा अप्लाई करना है। उसे अगर फीवर हो रहा है उसके ऊपर आपने डोप्सा अप्लाई करना है, ठीक है। डिस्क्राइब ईच प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन डिटेल एट वन प्लेस एंड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द कंप्लेंट्स। एक आपने उसे जो पेन एप्लीकेशन बताया आपने उसके ऊपर डोप्सा अप्लाई करना है, वॉमिटिंग के ऊपर, लूज मोशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने यही आगे वही उन्होंने लिखा, रिकॉर्ड द ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड द प्रोग्रेस ऑफ दिस एपिसोड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अब आपने सिस्टमिक इंक्वायरी करनी है, ठीक है। जो भी सिस्टमिक इंक्वायरी की है कि आपने सिस्टम वाइज चलना है कि सीवीएस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो गया, उसके रेस्पिरेटरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीआईटी में तो सिस्टम वाइज अब आपने इंक्वायरी करनी है उसकी, ठीक है। सबसे पहले जनरल आपने उससे पूछना है कि आपको एपेटाइट उसे भूख से ही लगती है, वेट गेन पहले से ज़्यादा वेट गेन तो नहीं हो रहा, वेट लूज तो नहीं हो रहा, नींद ठीक आती है, एनर्जी, फीवर, ठीक है। अब सीवीएस, जब भी आपने सीवीएस के क्वेश्चन पूछने तो सबसे पहले आपने पूछना है कि आपको सांस की कोई तकलीफ तो नहीं है, आपकी धड़कन ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही, कम तो नहीं, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा हो, आपके सीने में दर्द तो नहीं है, एडिमा तो नहीं है, यानी पाँव जो है आपके वो स्वेलो तो नहीं हो जाते, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पूछना है, कफ, स्पुटम, हिमोप्टिसिस, ब्रेथलेसनेस, विजिंग, चेस्ट पेन। कफ में तो पता है खांसी, स्पुटम का मतलब है बलगम, हिमोप्टिसिस का मतलब है कि खून तो नहीं आ रहा के साथ, उसके बाद है ब्रेथलेसनेस, सांस की तकलीफ तो नहीं है, विजिंग का मतलब होता है कि जैसे कि सांस लेते हुए घड़ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। चेस्ट पेन में देखेंगे कि उसको सीने में दर्द नहीं है। एलिमेंट्री सिस्टम में देखेंगे नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हार्टबर्न, डिस्फेजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मेटामेसिस, मेलेना, जॉन्डिस। इसमें नोजिया का तो आपको पता है मतली, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हार्टबर्न, जलन तो नहीं हो रही, डिस्फेजिया, ठीक है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मेटामेसिस, खून की उल्टी तो नहीं आ रही, मेलेना का मतलब है कि पखाने में खून तो नहीं आ रहा, जॉन्डिस। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम में हम देखेंगे कि आपको पेन में फ्लैग में पेन तो नहीं है, डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन तो नहीं है, हिमेचूरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन, पॉलीयूरिया, ओलिगूरिया, नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया यही है कि आपको रात को तो ज़्यादा पेशाब नहीं आता, पैसेज ऑफ द ग्रेवल इन द यूरिन, कोई स्टोन तो नहीं, आपको ऐसा फील तो नहीं होता कि आपके यूरिन में स्टोन आती हो, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। अब हमने सिस्टम वाइज पहले हमने क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा, उसके बाद हमने उसी की एक सिम्टम को पकड़ के उसके ऊपर डोप्सा अप्लाई किया, फिर हमने सिस्टमिक इंक्वायरी की, सिस्टम वाइज चलना है, सबसे पहले सीवीएस, फिर रेस्पिरेटरी, फिर जीआईटी, फिर उसके बाद यूरिनरी सिस्टम। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या वीकनेस, नमनेस, मतलब आपके कोई भी पार्ट है, बॉडी पार्ट सुन तो नहीं हो जाता बिल्कुल भी, ठीक है। टिंगलिंग, कोई किसी भी पार्ट पे ऐसे लग रहा हो कि कोई एब्नॉर्मल सी सेंसेशन कुछ फील हो रहा हो कि कुछ चुभ रहा है ऐसे, हेडेक, सर दर्द तो नहीं, वॉमिटिंग, गिडीनेस, ब्लैकआउट, जैसे कि आगे कोई आंखों के आगे पर्दा सा आ जाता है वो तो नहीं हो रहा, फिट्स तो नहीं पड़ रहे, विजुअल लॉस, डिप्लोपिया, ठीक है। स्किन पे देखेंगे रैश, इच, कलर्ड स्पॉट। उसके बाद है लोकोमोटर। लोकोमोटर में जॉइंट पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। एंडोक्राइन में क्या करेंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। एंडोक्राइन के लिए देखेंगे कि उससे ज़्यादा यूरिन तो नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही, ज़्यादा प्यास तो नहीं लग रही, उसके अलावा ज़्यादा गर्मी, कभी गर्मी में ज़्यादा सर्दी लगती है और सर्दी में ज़्यादा गर्मी, वेट गेन, लॉस, स्वेटिंग और पाल्पिटेशन, ठीक है। दिल की धड़कन ज़्यादा कम तो नहीं हो रही। उसके बाद हमने अगर तो कोई भी बच्चा है, अगर हम किसी चाइल्ड की हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसका जो आई विटनेस है मतलब वो तो अपने पेरेंट्स के साथ होता है, तो आपने हिस्ट्री उसके पेरेंट्स से लेनी होती है, ठीक है। अब हमने इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अनदर पर्सन कब लेनी होती है, एक तो चाइल्डहुड है, इसके अलावा मेंटली रिटार्डेड है पेशेंट, अनकॉन्शियस है, कन्वल्यूम विद द लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री, अब पास्ट हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने डिलीवरी की नेचर पूछनी है, कॉन्जेनिटल एनोमली तो नहीं है, कोई चाइल्डहुड में कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं थी, वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाई थी हमने, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ एडमिशन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है, पहले उसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसकी कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, रेजिडेंस और ट्रैवल अब्रॉड के ऐसा मतलब उसने बाहर के कभी ट्रैवल किया हो तो उसे ये बीमारी हुई हो, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम पूछेंगे एज ऑफ द मेनार्की, ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, लेंथ ऑफ द साइकिल, रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल, एनी पेन, ठीक है, ब्लीडिंग, मेनोपॉज। उसके बाद है ट्रीटमेंट हिस्ट्री में क्या करते हैं, पेशेंट रियली डू नॉट रिमेंबर। अगर तो हमने कोई भी पेशेंट को ट्रीट करना है, हमने उससे पहले पूछना है कि आप पहले तो कोई दवाई यूज़ नहीं करते, अगर उसे नहीं पता तो हम कहेंगे कि उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन पड़ी हो या ड्रग्स के कोई भी लेफ्ट ओवर्स, कोई उसके पत्ते वगैरह टैबलेट के कुछ भी पड़ा हो आपके पास, तो वही दिखा सकते हैं अगर आपको दवाई का नेम नहीं आता, फिर आप देखेंगे कि उस ड्रग्स का पेशेंट की इलनेस पे क्या इफेक्ट है, अगर उसकी वजह से तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही, ठीक है। हमें नॉलेज ऑफ द ड्रग टेक माइट गिव द क्लू टू द नेचर ऑफ द पेशेंट पास्ट इवन द एक्जिस्टिंग, इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को क्या पहले क्या बीमारी थी और आजकल उसे क्या मसला हो रहा है, ठीक है। साइड इफेक्ट देखेंगे, सम पेशेंट आर सेंसिटिव टू द ड्रग, कुछ पेशेंट जो होते हैं वो पेंसिल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इट हैव टू अवॉइड एनी पॉसिबल ड्रग, अगर तो वो कोई भी पेशेंट मेडिसिन ले रहा है तो अगर हमने उसे कोई एंटीकोएगुलेंट दे दिया तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम सिम्टम वगैरह शो हो रहे होंगे।
अब नेक्स्ट देखेंगे फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हमने ये देखना होता है कि पहले जो अब उसको डिजीज हो मतलब सिम्टम्स हो रहे हैं, उससे पूछना है कि आपके पेरेंट्स को, बहन भाइयों को या उसके बच्चों को ये पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन कुछ की फैमिली में रन करती है, ठीक है, डायबिटीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, अस्थमा, ठीक है। अब पर्सनल और सोशल हिस्ट्री के अंदर क्या देखते हैं, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री में हम देखेंगे पेशेंट का इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, आइदर वो जो हमसे ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो उसको फॉलो कर भी सकता है या फिर नहीं, इतना यानी कि उसके पास पैसे हैं कि वो अपना इलाज करवा भी सकता है या नहीं। नेचर ऑफ द फैमिली रिलेशन, एनी हैबिट और एडिक्शन, कोई पेशेंट जो है वो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है, एनी स्पेशल वरी, कोई खास किस्म की परेशानी हो, उसको नींद नहीं आ रही, डाइटरी डिटेल पूछेगी अगर तो उसे हमें लग रहा है कि न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटी या होम सराउंडिंग, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि अगर खुद सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन अगर उनके घर में से कोई पी रहा होता है तो फिर भी उनको इफेक्ट होता है, तो हमने उनसे पूछना कि आपकी फैमिली में तो कोई आप इस तरह तो यूज़ करता है, ठीक है। ऑक्यूपेशन हिस्ट्री में हमने पूछना होता है एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रेजेंट जॉब, अब आप क्या जॉब कर रहे हैं, उसकी पास में आप क्या क्या जॉब करते रहे हैं, यानी कि कोई केमिकल का एक्सपोजर तो नहीं हुआ, ठीक है। रूटीन क्वेश्चन अबाउट द कार्ड, अब जो कार्डिनल सिम्टम्स है हमने उसके बारे में डिटेल क्वेश्चन पूछने। अगर तो कोई भी पेशेंट आपके पास आया वो कह रहा है कि मुझे दर्द हो रही है, ठीक है, अब आपने सबसे पहले तो आपने क्या करना है, साइट ऑफ द पेन, आपने एग्जैक्ट उससे पूछना है कि आपको किस जगह पे दर्द हो रही है। अब ये अगर वो कह रहा है मुझे इस जगह पे पेन हो रही है तो आपने उससे कहना है हाथ लगा के बताया कि फिंगर से उसे कहें कि यहाँ पे आपको किस जगह पे एग्जैक्ट किस जगह पे पेन हो रही है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो डिडनल अल्सर की पेन होती है वो एपिगेस्ट्रियम में होती है, लेकिन इस्कीमिक हार्ट डिजीज की स्टर्नम के अक्रॉस होती है, ना कि इसे हम कहें कि लेफ्ट साइड पे हार्ट वाली साइड पे नहीं होती, बल्कि स्टर्नम की अक्रॉस हो रही होती है। और लेकिन जो एसोफेजाइटिस की होती है वो अलोंग द स्टर्नम होती है। अब इंटेंसिटी हमने उसे पेशेंट से पूछना है कि आपको जो दर्द हो रही है वो कैसी है, हल्की है या बहुत ज़्यादा शदीद है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब वो क्या उस पेशेंट जो भी आता है उसको ये कहना है कि मुझे ज़्यादा दर्द हो रही है, ठीक है। आपने उससे खुद क्वेश्चन करना है कि आपको कैसे, मतलब आपने उससे ये पूछना है कि ऐसी आपको कैसी दर्द होती है। ऐसी दर्द तो नहीं होती कि आप रात को सो रहे हैं एकदम से अचानक से आपको दर्द हुई और आपकी आंख खुल जाती है। इससे आपको पता चलेगा अगर कोई पेशेंट रात को अचानक से उठा है इसका मतलब है उसको पेन सीवियर है, तो इसीलिए तो वो उठ रहा है ना। फिर आपने देखना कि पेन ऑफ द मायोकार्डिया, इस्कीमिया, पैंक्रियाटाइटिस, कोल की पेन जो होती है ये भी बहुत सीवियर होती है। जो भी पेशेंट है वो रात को सोते सोते उनकी एकदम से इतनी शदीद पेन होती है कि वो उठ जाते हैं, ठीक है। रेडिएशन, अब आपने पेशेंट से पूछना है कि अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो, तो आपने पूछना है कि दर्द जो है वो यहाँ से आगे कहाँ तक जा रही है, मतलब कहाँ पे एक साइड पे आपको दर्द हो रही है तो किस साइड पे स्प्रेड कर रही है, ठीक है। पेन स्प्रेड टू द सम अदर साइड, पेन ऑफ द कोलिसिस्टाइटिस की जो पेन होती है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जाती है, ठीक है। राइट वो कहेगा कि मुझे राइट साइड पे पेन हो रही है, वो कोलिसिस्टाइटिस की पेन होगी। लेकिन जो कार्डिक इस्कीमिया की पेन होती है वो एक तो जो बायां बाजू होता है उस पर और जो जा होता है उसकी तरफ जाती है, ठीक है। आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको क्या लगता है कि जो आपको दर्द होती है वो किस तरफ जा रही होती है, शिफ्ट ऑफ द पेन। अब कुछ पेशेंट को ये होता है कि पहले पेशेंट को पेन एक जगह पे हो रही होती है और अचानक से पेन जो होती है वो दूसरी साइड पे होना शुरू हो जाती है। अब जैसे जो भी अपेंडिसाइटिस की पेन होती है सबसे पहले तो जो हमारा जो बेली बटन है अम्बिलिकस के करीब होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो हमारा राइट आइलियक फोसा होता है उस तरफ जाना शुरू हो जाती है क्योंकि वो पेराइटल पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर लेती है। तो हमने उससे इसलिए ये पेशेंट से पूछना जरूरी होता है कि पेन आपको एक साइड पे होकर फिर दूसरी साइड पे तो नहीं आपको लगता है कि अभी साइड पे हो गया फिर नीचे चली जाती है, उसे पूछना है ये। अब रेफर्ड पेन, कुछ लोगों को ये होता है कि अब जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कोलिसिस्टाइटिस की पेन जो होती है राइट में जाती है, तो हमने उससे पूछना है कि उसी साइड पे कहीं पे रेफर तो नहीं किसी और, मतलब पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस की पेन है तो उसकी राइट शोल्डर की टिप की तरफ पेन जा रही होती है, तो आपने उससे पूछना है क्वेश्चन कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि किसी इसी मतलब इधर दर्द हो रही है तो ऊपर कहीं पेन जा रही हो, ठीक है। ड्यूरेशन एंड द टाइम कोर्स, अब आपने उससे पूछना है कि ड्यूरेशन आपको कितनी देर तक दर्द रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है या होती रहती है, ऐसे आपने उससे पूछना है। अगर जो भी जैसे कि एंजाइना की पेन होती है वो 30 मिनट से कम तक रहती है, लेकिन जो एमआई की पेन होती है वो 30 मिनट से ज़्यादा होती है, तो इसलिए पूछना जरूरी होता है। अब आपने पूछना है उससे करेक्टर, यानी कि पेन का करेक्टर क्या है, आपको क्या कैसी पेन फील होती है, ऐसी हैवीनेस कोई भारी सी चीज तो नहीं जहाँ पे दर्द हो रही है वहाँ से भारी भारी लगना शुरू हो जाए, बर्निंग जैसे कि आपका हाथ जल गया हो वैसी पेन हो रही हो, एक्टिंग जैसे कि मसल स्टिफनेस हो जाती है ऐसी पेन हो रही है, ऐसी दर्द हो रही हो कि जैसे कोई काट रहा हो आपको, ठीक है, ऐसी पेन तो नहीं हो रही आपको। उसके बाद पूछेंगे थ्रोबिन, ऐसे जैसे कोई कुछ चीज़ वहाँ पे धड़क रही हो उस तरह की पेन तो नहीं हो रही, जोट लाइक जर्की ऐसे जैसे कोई चीज़ बाहर निकल आएगी ऐसी पेन तो नहीं हो रही, डल कोई ग्रिपिंग यानी कि कोई आपको जोर से पकड़ रहा है वैसे तो नहीं हो रही, या फिर कोई चुभने वाली कोल की यानी कि पेट में जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो बहुत शदीद एकदम से जैसे कहते हैं कि मरोड़, इस तरह वाली पेन तो नहीं हो रही आपको। इस तरह आपने पेन का जो करेक्टर है वो भी आपने पेशेंट से पूछना है, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना है फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द पेन, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को ऐसे होता है पीरियड वाइज, यानी कि कुछ को एक बार पेन हुई है चंद हफ्तों के बाद उसकी पेन खत्म हो जाती है और सिम्टम फ्री हो जाता है, और फिर चंद हफ्तों के बाद उसको फिर अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं ले रहा फिर उसके बाद वो दोबारा से शुरू हो जाती है, तो इसलिए पीरियड पूछना उसका जरूरी होता है। अब स्पेशल टाइम ऑफ द कुछ पेन का स्पेशल टाइम होता है। अब जैसे ड्यूरल अल्सर की जो पेन होती है ना वो अक्सर रात को ही होती है, ठीक है, तो आपने से पूछा। अब जो साइनसाइटिस की पेन होती है ये जैसे ही हम सुबह उठते हैं ना उसके थोड़ी देर बाद होना स्टार्ट हो जाती है। माइग्रेन की पेन जो होती है ड्यूरिंग द पीरियड्स ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्रीवेटिंग फैक्टर, आप देखेंगे मूवमेंट वर्सन द पेन ऑफ द जॉइंट एंड द मसल डिजीज, कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो उसके मतलब पेन को बढ़ा देती हैं जॉइंट और मसल डिजीज को। पेन ऑफ द एंजाइना इज प्रेसिपिटेटेड, अगर एंजाइना की पेन होती है तो कोई भी एक्सरसाइज करने लगेगा तो उससे दर्द होना शुरू हो जाती है। पेप्टिक अल्सर में जब भी आपको आपने एग्रीवेटिंग फैक्टर में ये कहना है कि आपको ऐसा तो नहीं लगता आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से आपको पेन बढ़ जाती है, दर्द ज़्यादा होने लग जाती है। इसी तरह रिलीविंग फैक्टर है, आपने उससे पूछा कि आपको ऐसा लगता है कि आप ये काम करेंगे अगर जूस वगैरह पिएंगे रेस्ट करेंगे तो आपकी दर्द खत्म हो जाएगी, तो आपने उससे पूछना आपकी दर्द कैसे खत्म होती है, आप क्या करती हैं, ठीक है। अब जैसे एंजाइना की पेन होती है वो रेस्ट से रिलीव हो जाती है। अब एसोसिएटेड फिनोमिना में आपने पूछना है कि वॉमिटिंग इन द एब्डोमिनल पेन ड्यू टू द कोलिसिस्टाइटिस। अब जैसे कि कोई भी पेशेंट अब जिसको भी स्टोन होती है ना, तो अगर सबसे पहले उसको रीनल स्टोन होती है तो सबसे पहले उसको वॉमिटिंग, अब आप जब भी स्टोन का पेशेंट आते हैं तो हमसे कहते हैं आपको वॉमिटिंग तो नहीं हुई, मतलब दर्द के बाद अगर तो उसे वॉमिटिंग हुई है तो पता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। इसी तरह आप देखेंगे वॉमिटिंग इन द एब्डोमिनल पेन ड्यू टू द कोलिसिस्टाइटिस, हेडेक, ठीक है। उसके बाद है फीवर। अब आपने फीवर देखना है कि आप उसे पूछना है कि बॉडी टेम्परेचर चेक किया आप कितना होता है, नॉर्मल है, मॉर्निंग में कितना होता है, इवनिंग में कितना होता है, आपने उसे पूछना है, ठीक है। अब आपने फीवर को भी जैसे पेन के ऊपर ये सब चीज़ें अप्लाई की इसी तरह हमने फीवर पे भी करनी है। फीवर पे आपने पूछना है कि मोड ऑफ ऑनसेट, जब भी एक्यूट
इन्फेक्शन होता है ना तो फीवर बहुत तेज़ होता है, लेकिन जब भी कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो जो फीवर होता है ना वो आहिस्ता बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे मलेरिया नमूनिया के अंदर जब आप चेक करते हैं तो बुखार बहुत तेज़ होता है, लेकिन जब भी क्रॉनिक इन्फेक्शन टीबी वगैरह होगा तो उसके अंदर ग्रेजुअल होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। कुछ बुखार इस होते हैं जिसके आपको सर्दी लग रही होती है, कुछ होते हैं जिसमें नहीं लग रही होती है। आप जैसे कि मलेरिया के अंदर पेशेंट को सर्दी चिल्स स्टार्ट हो जाती है। ग्रेड ऑफ द फीवर आप पूछना कि हाई ग्रेड है कि लो ग्रेड है। एक्यूट में हाई ग्रेड होता है, क्रॉनिक के अंदर लो ग्रेड होता है, ठीक है। अब ये आप टेबल आपको टेबल याद करना पड़ेगा कि किसके अंदर कैसी पेन होती है, कहाँ पे रेफर कर रही होती है, तो आप टेबल खुद अच्छे से रीड करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न ऑफ द फीवर। फीवर का पैटर्न क्या है, आइदर कंटिन्यूअस है, रेमिटेंट है, इंटरमिटेंट है, ठीक है। कंटिन्यूअस फीवर का ये मतलब है कि जो टेम्परेचर होता है ना वो बेस लाइन को टच नहीं कर रहा होता, मतलब नॉर्मल नहीं आ रहा, कभी मैक्सिमम है कभी मिनिमम है, लेकिन जो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान डिफरेंस होता है ना वो 1 डिग्री से लेस होता है। और इसका किसका फीवर जो होता है वो कंटिन्यूस होता है टाइफाइड का, ठीक है। मतलब कि कभी एकदम से ज़्यादा होने लग जाता है, एकदम से भी कम होने लग गया, ठीक है। रेमिटेंट फीवर क्या होता है, ये भी बेस लाइन को टच नहीं करता, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएशन आती है वो मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कंटिन्यूस के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की आती है। अब है इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है कि ये कुछ और सेवरल आवर्स के बाद फीवर प्रेजेंट फॉलो बाय द फीवर फ्री इंटरवल, मतलब कुछ देर के बाद, मतलब इंटरवल के बाद हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे कि क्वार्टिलियन फीवर जो होता है बाउट ऑफ द फीवर अकर डेली फॉर द फ्यू आवर्स, यानी कि हर रोज उससे कुछ घंटों के लिए बुखार होता है। टर्शियन फीवर जो होता है फीवर अकर होता है अल्टरनेट, मतलब कि फीवर जो है ना यहाँ पे उसको अल्टरनेट डेज पे होगा, ठीक है। क्वार्टन फीवर का मतलब अगर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 डेज, क्वार्टन जो होता है ये अक्सर 2 दिन के बाद, अब हुआ फीवर, अब नेक्स्ट 2 डेज के बाद होगा फीवर। इसी तरह रिलैप्सिंग फीवर जो होता है ये क्या होता है अकर फॉर द सेवरल डेज फॉलो बाय द फीवर फ्री इंटरवल ऑफ द सिमिलर ड्यूरेशन। इसमें ये होता है कि अब चंद दिन के बाद फीवर और उसके बाद फिर कुछ इंटरवल के बाद फिर दोबारा से साइकिल रिपीट होगा उसका, ठीक है। अब आपने उससे एसोसिएटेड सिम्टम पूछना है कि आपको इस मतलब इस डिजीज की वजह से इसके अलावा ये सिम्टम तो नहीं हो रहे शो, और जैसे कि हेड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, डायरिया, पेन इन द फ्लैंक, आपने मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वेट लॉस पूछना है। उसके बाद आपकी भूख कैसी है, ये तो आपकी भूख कम लगती है क्या मसला है, और आपको पसीना रात को जब बुखार होता है पसीना तो नहीं आता, अगर तो भूख उसकी नॉर्मल है या बढ़ी, यानी कि वो ज़्यादा खा रहा है, या अगर पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पाल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस, ये सब आपने उससे पूछना है कि उसकी भूख नॉर्मल है या यानी से बढ़ी है। अब मैस आपने अगर तो ये कहीं पे भी हो सकता है मैस, आपने उससे पूछना है ड्यूरेशन, साइज, रिसेंट चेंज इन द साइज, पेन, फीवर, प्रेशर सिम्टम। एडिमा के अंदर एक तो होता है जनरलाइज और एक होता है लोकलाइज। जनरलाइज में क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हाथों दोनों स्वेल कर जाते हैं, लेकिन कुछ में ये होता है कि सिर्फ आइज के अराउंड और फीट पे होता है, तो ये लोकलाइज होता है। अब फिर आपने पूछना है कि आपको क्या लगता है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, किस किस जगह पे होता है, ठीक है। ब्रेथलेसनेस तो नहीं होती, सांस उखड़ा तो नहीं रहता, और यूरिन ठीक आता है आपको, इंडाइजेशन, डायरिया, या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने होते हैं एडिमा में भी, ठीक है। डिस्निया का क्या मतलब है, ब्रेथलेसनेस, ये 2 तरह की होती है, एक तो एक्सर्शनल और एक डिस्निया। कुछ लोग होते हैं अगर तो वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका सांस उखड़ करके आ रहा होता है उनका, और कुछ लोग होते हैं कि उनका डिस्निया जो होता है वो रेस्ट के ऊपर, मतलब वो आराम से बैठे हुए तो भी उनको पेन स्टार्ट हो जाती है और सांस उनका अजीब सा आना शुरू हो जाता है। एक्सर्शन डिस्निया में हम क्या पूछेंगे, ड्यूरेशन, हाउ मच एक्सर्शन प्रेसिपिटेट डिस्निया, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको जिससे आपका डिस्निया जो है वो बढ़ जाता है, मतलब सीना चलते हुए कुछ लोग जो होते हैं उनका बढ़ जाता है और कुछ नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो भी, और ये प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। हिस्ट्री ऑफ द सडन वेकनिंग एट द नाइट, ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको सांस की तकलीफ से रात को आप उठ के बैठ जाते हो। हिस्ट्री ऑफ द सच एक्सर्बेशन दैट डिस्निया प्रेजेंट, रेस्ट पे भी प्रेजेंट होता हो। कफ सिम्टम पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, रेस्ट पे हमने देखना है एज ऑफ द ऑनसेट, वीजिंग, ठीक है, देखना कि कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वीजिंग तो नहीं आ रही, कोई साउंड तो नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी, सेवेरिटी, ड्यूरेशन, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, हिस्ट्री ऑफ द स्किन एलर्जी, फैमिली हिस्ट्री, रेगुलर ट्रीटमेंट। अब पाल्पिटेशन में डज इट कम इन द अटैक एट द रेस्ट, मतलब ये आप रेस्ट में तब भी हो रहा है और एक्सर्शन पे तो नहीं बढ़ रहा। ड्यूरेशन ऑफ द अटैक पूछेंगे, डज इट स्टार्ट एंड टर्मिनेट सडनली। एसोसिएटेड सिम्टम पूछेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या पेशेंट को हो रहा है। कफ में हमने ड्यूरेशन देखना है, फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी, इज इट मोर, ये तो नहीं होता कि रात को बढ़ जाता है। कफ कैसी है, कफ जब भी खांसी करते हैं तो वो उसके साथ बलगम आता है या नहीं आता, उसकी क्वांटिटी क्या है, कलर क्या है, उससे कोई स्मेल तो नहीं आती। ये तो नहीं होता कि दिन में सुबह जब उठते हैं तब ज़्यादा आता हो। हिस्ट्री ऑफ द हेमोलिसिस, जो बलगम है उसके साथ खून तो नहीं आता। वॉमिटिंग पूछेंगे, वॉमिटिंग के अंदर हमने ड्यूरेशन पूछा है कि कब तक ज़्यादा, मतलब कब ज़्यादा देर तक तो नहीं आती रहती, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आती है। ये तो नहीं है कि आप फूड लेते हैं तभी आती हो, कोई खास टाइमिंग हो। लॉस ऑफ द वेट, ठीक है, क्वांटिटी, कलर, स्मेल, ये सब आपने वही जो आपने कफ में पूछा था। ब्लड, वॉमिटिंग में ब्लड तो नहीं आता, ठीक है। ये सब आपने एसोसिएटेड सिम्टम पूछनी है, डायरिया पूछना है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूल की फ्रीक्वेंसी पूछनी है, क्वांटिटी पूछनी है, उसकी भी कंसिस्टेंसी पूछनी है कि उसके साथ भी कोई स्टीक्स तो नहीं बनी होती साथ म्यूकस की कोई भी, ठीक है। ब्लड स्टूल में कोई म्यूकस तो नहीं आता, टेनिसमस, ठीक है। उसके बाद है कि सेंस ऑफ इनकम्प्लीट, मतलब ऐसे लग रहा हो कि आपको अभी कर और आपको पखाना आ रहा है लेकिन आपने नहीं मतलब कर लिया, लेकिन फिर भी आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। डायरिया एक्यूट तो नहीं है, अकर एट द नाइट, रात को तो नहीं ज़्यादा आता हो, इसके अलावा और कोई फीवर और कोई सिम्टम्स हो। कॉन्स्टिपेशन में आपने पूछना है कि कब कब आपको एक हफ्ते के अंदर कितना पखाना, आप कितने स्टूल पास करते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन पूछेंगे उससे, फिजिक्स के साथ कोई ब्लड तो नहीं आता। अल्टरनेटिंग डायरिया, ड्रग हिस्ट्री, चेंजिंग इन द ईटिंग हैबिट्स। उसके बाद डिस्फेजिया के अंदर भी ड्यूरेशन, इज इट मोर टू सॉलिड, मतलब कब आपको होता है डिस्फेजिया, ठीक है। इज इट मोर, ये तो नहीं होता कि आप कोई सॉलिड फूड ले रहे हो तब आपको पेन हो रही है, ये प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा। फीलिंग ऑफ द फूड, स्टिकिंग, स्वेलिंग, पेन तो नहीं, जब आपको स्वेलो करते हैं चीज़ का पेन तो नहीं हो रही। लॉस ऑफ द वेट, वॉमिटिंग, पास्ट हिस्ट्री, जॉन्डिस में पूछेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन नहीं हो रही। लॉस ऑफ द एपेटाइट, ठीक है। रेस्ट फॉर द स्मोकिंग, चेंज ऑफ द स्टूल, इचिंग, लॉस ऑफ द वेट, पास्ट हिस्ट्री, सब चीज़ मतलब जॉन्डिस से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछे। इस तरह पोलीयूरिया के अंदर आप पूछेंगे कि आपको कितनी बार पकाना आता है, दिन ये यूरिन आता है, पेशाब कितनी बार आता है, कोई ज़्यादा प्यास तो नहीं लगती, भूख नॉर्मल है कि ज़्यादा है, कोई आप डायबिटिक तो नहीं ले रहे, ठीक है। ये तो नहीं होता कि आपको रात को ज़्यादा पेशाब आता हो। हीमाचूरिया के अंदर भी आप ये पूछेंगे ड्यूरेशन, कलर का, यूरिन का जो कलर है वो क्या है, ठीक है। ये तो नहीं है कि शुरू में कोई और यूरिन का कलर होता है और मिडल में कोई और एंड पे कुछ और, तो आपने उससे पूछने है ये क्वेश्चन। उसके बाद फिट्स में आपने ये क्वेश्चन पूछना है कि आपको ऐसा तो नहीं होता कि मतलब फिर कोई भी दौरा पड़ने से पहले आपको किसी खास किस्म की सेंसेशन आती हो, कोई फीलिंग आती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं होता। रिजिडिटी, क्लोनिक कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी फिट्स तो नहीं पड़ रहे। जनरलाइज और लोकलाइज, मतलब किसी फुल बॉडी पे फिट्स पड़ते हैं या किसी पे खास एक ही बॉडी पार्ट पे। कोई टंग बाइट, ऐसा तो नहीं होता कि दौरा पड़ता हो तो आप अपनी जुबान को ही काट लेते हो। कोई गिर तो नहीं जाते। ट्रॉमा, ड्यूरेशन ऑफ द अटैक, ये सब पूछेंगे। ये तो नहीं होता कि स्लीप के दौरान हो, और कितने इंटरवल का होता है। हेडेक की हिस्ट्री तो नहीं है। पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे उससे। वीकनेस और पैरालिसिस में देखेंगे कि कौन सा पार्ट है, वन लिम्ब होगा तो उसे मोनोप्लेजिया, बोथ लिम्ब होगा तो हेमीप्लेजिया,
ठीक है। वन साइड पे अगर दोनों लेग्स पे होंगे तो पैराप्लेजिया। इसी तरह उसकी वीकनेस कंप्लीट और पार्शियल तो ऑन सेट पूछेंगे, स्टैटिक और प्रोग्रेस तो नहीं है, सिम्टम उससे रिलेटेड, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, फिट्स वगैरह। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री। इस तरह हेडेक की आप पूछेंगे। अगर तो कोई पेशेंट कह रहा है मुझे वर्टेक्स में पेन हो रही है, इसका मतलब है उसको साइकोजेनिक हेडेक है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मुझे फ्रंटल या फिर ओसिपिटल पेन हो रही है, इसका मतलब है कोई ऑर्गेनिक कोई डिजीज है जिसकी वजह से पेन हो रही है। साइकोजेनिक में कोई स्ट्रेस से हो रही होती है, तो उसको सीवियरिटी, ड्यूरेशन, इंटरमिटेंट, ठीक है, करेक्टर, स्पेशल टाइम ऑफ द अकरेंस, एग्रावेटिंग रिलीविंग फैक्टर, किसी से बढ़ता है किसी से कम होता है, कोई और सिम्टम तो नहीं आते, इंसोम्निया नहीं आती हो। ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एनाल्जेसिया का इफेक्ट क्या होता है। जॉइंट पेन में पूछेंगे कितने ऑनसेट कब स्टार्ट होता है, कौन सा जॉइंट सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, सीक्वेंस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट पूछेंगे। डिड द पेन इन द प्रीवियसली इन्वॉल्व जॉइंट परसिस्ट, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। ठीक है। रिलेशन ऑफ द पेन, कोई अगर आप पेन की मूवमेंट किसी जॉइंट से तो नहीं रिलेट करी। ठीक हो गया। इसी तरह मॉर्निंग स्टिफनेस, पास्ट हिस्ट्री, सिस्टमिक कोई सिम्टम पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ द यूरिनरी और बाउल और आई प्रॉब्लम, इन सब की हिस्ट्री लेंगे। ठीक है। एंगेजिंग द पेशेंट द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अब जब सबसे पहले आपने पेशेंट को डिटेल हिस्ट्री ले लिया, फिर आपने पेशेंट को उसी की लैंग्वेज में आपने उसे अंडरस्टैंड समझाना है। ठीक है। फिर आपने उसको बताना है कि जो मैं आपको टेस्ट लिख के वो तो पेशेंट एंड पर उसे क्या पता चलेगा। कोई कोई होते भी है जो आपसे डिटेल पूछे जाते हैं, इलिटरेट पेपर वो सोचते हैं क्या जरूरत है इतने पैसे खर्च करने की, नहीं करवाते टेस्ट। तो आपने उन्हें डिटेल बतानी है कि ये आपकी डिजीज़ के लिए कितने ज़रूरी हैं। ठीक है। बी सिंपैथेटिक पेशेंट के साथ आपने प्यार से तो हमसे बात करनी है। ठीक है। आपने पेशेंट को अपनी जगह पे रख के फिर सोचना है कि हाँ अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हो सकती थी, और आपने उसको वैसे ही इमेजिन करके उसे आपने उसको सुनना है पहले और फिर उसे समझाना है। ठीक है। और अगर तो कोई उसको सीरियस डिजीज़ है तो आपने उसे होप दिलवानी है कि कोई मसला नहीं, इसका इलाज है, ये आप ठीक हो सकते हो। ठीक है। उसे होप की पॉसिबिलिटी और गुड आउटकम बताने कि अगर आप ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।